हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जीवों का विकास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इसमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। उन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगहों में इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसे कि जबलपुर के पास लोमटा घाट में, नर्मदा घाटी के कई जगहों में इनका प्राकृतिक आवास रहा है। तो सिंपल से क्या बोल रहे हैं, जो पृथ्वी है इसमें हजारों लाखों जीवों की क्या है प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ के बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना है, और कुछ विलुप्त हो चुके हैं जिसके बारे में उनके अवशेष या फिर जीवाश्म से उनके बारे में हमें पता चलता है। इसी प्रकार से कुछ अवशेष हमारे देश के जबलपुर के लोमटा घाट के पास में इनके अवशेष मिले हैं, तथा नर्मदा घाटी के कई जगहों पे क्या है इनका प्राकृतिक आवास था। आगे देख लेते हैं। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह में इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। एक छोटे से छोटे डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। इसमें से कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, तो कोई 2 पैरों पर चलने वाला, तो कोई 4 पैरों पर, और कोई उड़ने वाला था। डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिसमें से कुछ इस प्रकार के शैवाल, फर्न, मार्श, साइकस, गीको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे और तिलचट्टा भी। आज की पक्षियों को डायनासोर के छोटा रूप माना जा सकता है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। तो सिंपल से क्या बोल रहे हैं कि लगभग 2000 लाख से 6000 लाख वर्ष पूर्व क्या है डायनासोर का ही राज था। इसमें से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का होता था और बड़ा लगभग 40 मीटर का था। इसमें से कुछ मांसाहारी होते थे, कुछ शाकाहारी होते थे, कुछ 2 पैरों पे चलते थे, कुछ 4 पैरों पे चलते थे, तो कुछ उड़ते थे। और डायनासोर के समय में कुछ पौधे पाए जाते थे, जैसे शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गीको, जो कि आज भी पाया जाता है। और जैसे कुछ स्तनधारी हैं, जैसे चूहे और तिलचट्टा, कॉकरोच, ये पहले भी पाए जाते थे और अभी भी पाए जाते हैं। और आज के पक्षियों को ही क्या बोलते हैं, डायनासोर का छोटा रूप माना जाता है। आगे देख लेते हैं। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारियों और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जैसे कि मनुष्य, हाथी, जो डायनासोर के युग में नहीं थे। तो सिंपल क्या बोल रहे हैं कि डायनासोर क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उस समय के कुछ जीव रहते थे, वो अभी क्या करते, अभी तक पाए जाते हैं। साथ में कुछ ऐसे नए जीव जैसे कि आपके मनुष्य और हाथी, जो उस समय में नहीं पाए जाते थे परंतु अभी के समय में पाए जाते हैं। जरा सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीवों बने होंगे, या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। तो चलिए इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जीवों का विकास में आवास और उसका प्रभाव। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतिक वास अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीवों के आवास में उसकी बुनियादी जरूरत की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। मतलब कोई भी जीव है, कोई भी जीव को विकास करने के लिए क्या होना चाहिए, उनको भोजन, प्रजनन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उसकी संख्या में वृद्धि होती है। अब जो भी जीव है जिनको जितना अच्छा आवास मिलेगा उनकी संख्या उतना ही अधिक वृद्धि होगी, और इसके विपरीत जिसको जितना कम संसाधन मिलेगा वह उतना उसकी संख्या क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक समय के बाद वो विलुप्त भी हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो कुछ प्रजातियों तेजी से घट रही हैं। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे ही बाज, सोन चिड़ैया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी हैं। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास के संसाधनों की कमी होने लगी है। तो सिंपल से क्या बोल रहे हैं,
वही जो आपको पिछला बताया था कि जिस भी जीव को जितना अधिक संसाधन मिलेगा उसकी जनसंख्या उतनी ही अधिक होगी, और जिस भी जीव को क्या करेगा, जितना कम संसाधन मिलेगा और जो अपनी प्रकृति के अनुसार अपने आप को जितना कम ढाल पाएगा उसका जो जनसंख्या उतना कम होते जाएगा। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघ की संख्या पे कोई असर पड़ा है? तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, मनुष्य क्या कर रहा है, अपने आवास को बढ़ाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, जिससे बाघों के आवास क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिससे बाघों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? इस प्रकार जीवों के आवास एवं संसाधन, उनकी उत्पत्ति, विलुप्त या फिर बदलाव का एक कारण हो सकता है। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे? यह जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। यह ग्राफ सन 1970 के दशक में की गई किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि व उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का संतुलन अध्ययन का परिणाम है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे समय बढ़ रहे हैं, तो समय के साथ जो खाद्य संसाधन है वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट समय के साथ जो जनसंख्या है ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, मतलब जो जनसंख्या है और संसाधन है दोनों समान मात्रा में नहीं बढ़ रही हैं। अगर ऐसा होगा तो आगे क्या होगा उसको देख लेते हैं। ग्राफ देखकर बताइए, क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या की वृद्धि की दर एक समान है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की जनसंख्या की दर है वो क्या है, एक समान नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है? तो जनसंख्या के बढ़ने की दर क्या है, ज़्यादा तेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवों का विकास। वैज्ञानिक का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व एवं लड़ाई से कुछ जीव मारे जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। तो सिंपल से बोल रहे हैं कि जैसे किसी भी जीव की क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगा, तो जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि होगा तो इससे क्या आएगा, प्राकृतिक आपदा आएगा, या फिर परस्पर आपस में उनके बीच में द्वंद्व होगा, लड़ाई होगा, जिससे कुछ जीव है वो क्या हो जाएगा, मारे जाएंगे, तो कुछ बच जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो भी जनसंख्या है वो फिर से नियंत्रित हो जाएगा। अगर फिर से जनसंख्या बढ़ा तो फिर से इसी प्रकार के प्रोसेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या जो जीव बच रहे हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं? हाँ, तो जो जीव बच रहे हैं वो क्या होगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा और वातावरण के अनुरूप अपने आप को वो परिवर्तित करते रहेगा। क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, क्या है, जीवों पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। क्या डायनासोर के विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो डायनासोर है ये विलुप्त कैसे हुआ था। तो मैक्सिको के पास एक आपका एस्ट्रोनाइट गिरा था, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, और उस ऊर्जा से धूल के कणों का क्या बन गया था, बादल बन गया था लाखों वर्षों तक, जिससे जो सूर्य की किरण है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे डायनासोर जो भी खाते थे वो पौधे क्या हो रहा था, मर रहे थे। अब पौधे मर रहे थे तो डायनासोर को खाने के लिए संसाधन नहीं मिल रहे थे। इस तरह से धीरे धीरे जो डायनासोर है वो भी विलुप्त हो गए। कई वैज्ञानिकों इसी दिशा में सोच रहे थे, साथ ही उनके आगे में कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जीव बच जाते हैं, उनमें बदलाव आते हैं, या वे विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से क्या है, जो जीव है वो पृथ्वी पर वर्तमान रूप से कहीं से डाले नहीं गए हैं। जो भी जीव बच जाते हैं उसी में क्या होता है, धीरे धीरे से परिवर्तन होता है, जिससे नए जीवों की क्या होता है, उत्पत्ति होती है। मतलब पुराना जीव है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, जिससे जो नए जीव हैं, नए प्रजाति हैं, उनका जन्म होता है। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कोशिका पुनरावृत्ति कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। तो यही सिंपल से जो पिछला आपको बताया था कि जो नए जीव हैं वो कहीं और से नहीं आते, पुराने जीव के में ही क्या होता है, वातावरण में परिवर्तन के कारण नया जीव का मतलब जन्म होता है। उसी समय में कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रेशेल वैलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिया। आइए हम डार्विन के अध्ययन का अनुभव को समझें।